नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपना एक नया चैप्टर है साझेदारी। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि साझेदारी होती क्या है और साझेदारी में क्या क्या फैक्टर काम में आता है। तो दोस्तों, पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, साझेदारी में अपन इसकी थ्योरी के बारे में, साझेदार को प्राप्त होने वाले लाभ की स्थिति और इसके अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन को मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए अपन बात करते हैं साझेदारी की। देखिए दोस्तों, साझेदारी, सबसे पहला शब्द आता है साझेदारी। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? सबसे पहले अगर बात करें साझेदारी के इंग्लिश वर्ड की, तो अपन साझेदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अब ये होती क्या है साझेदारी? अगर इस पर अपन बात करें तो अपन साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से अपना धन किसी व्यापार में निवेश करते हैं या धन निवेश करके कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो वो उन व्यक्तियों की क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कोई दुकान बनानी है, तो दुकान में मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, आपने 5,000 रुपये या 7,000 रुपये लगा दिए, तो अपने एक दुकान शुरू कर दी। तो अपन अपने बीच जो भी धन निवेश किया है, उस निवेश के अनुपात के अनुसार अपने बीच क्या हो गई? उस व्यापार में साझेदारी हो गई है। ठीक है, अब जो साझेदारी में जो व्यक्ति अपने धन निवेश करता है, अपनी राशि निवेश करता है, अपनी पूंजी निवेश करता है, उन व्यक्तियों को कहा जाता है साझेदार। क्या कहा जाता है दोस्तों? साझेदार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे पार्टनर। क्या कहेंगे? पार्टनर, साझेदार। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने 5,000 रुपये लगाए तो मैं उस व्यापार का साझेदार हूं, आपने 7,000 रुपये लगाए तो आप भी उस व्यापार का क्या है? साझेदार है। अब दोस्तों, साझेदार का अपन दो तरीके से देखते हैं कि साझेदार दो प्रकार से होते हैं। आप उनका प्रकार बता दीजिए या आप उनके कंसेप्ट के अनुसार, उनके क्रियाकलापों के अनुसार उसको वर्गीकृत कर दीजिए। तो जनरली अपन पार्टनरशिप को दो रूप में देखते हैं। पहला होता है सक्रिय साझेदार। क्या होता है दोस्तों? सक्रिय साझेदार। और दूसरे पार्टनर, जो दूसरे तरीके का पार्टनर होता है, उसको अपन कहते हैं निष्क्रिय साझेदार। ये दो प्रकार के साझेदार अपने पास होते हैं। ठीक है ना। अब निष्क्रिय साझेदार में कौन से साझेदार आते हैं दोस्तों? सक्रिय साझेदार में कौन से साझेदार आते हैं? सक्रिय साझेदार में वो साझेदार आते हैं जो अपनी पूंजी भी निवेश करते हैं। क्या करते हैं? पूंजी निवेश करते हैं, साथ में उस बिजनेस में होने वाली जो क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप में भी वो क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। तो सक्रिय साझेदार को अपन किसके रूप में देखते हैं दोस्तों? कि जो आपने व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार शुरू किया है तो उसमें वो पैसे तो लगा ही लगा रहा है, साथ में उसकी जो भी क्रियाकलाप हो रही है, जो भी उस बिजनेस से संबंधित कार्य हो रहा है, जो भी व्यापार में चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस सब में वो सक्रिय रूप से भागीदार है। ऐसी पार्टनर को अपन क्या कहते हैं? सक्रिय साझेदार कहते हैं। ठीक है, एक होता है निष्क्रिय साझेदार। अब निष्क्रिय साझेदार के साथ आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कि निष्क्रिय साझेदार केवल ये कहता है कि पूंजी निवेश करता है। क्या करता है? पूंजी निवेश करता है, उसकी जो क्रियाकलाप होती है उसमें वो भाग नहीं लेता। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी है। ठीक है, इन्होंने एक दुकान खोली। क्या खोली? एक दुकान खोली। दुकान में ए ने 10,000 रुपये लगा दिए और बी ने यहाँ पर 15,000 रुपये लगा दिए। बी ने कितने? 15,000 रुपये लगा दिए। दोनों ने लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करने के बाद ए कहता है कि उस दुकान पर वो खुद काम करेगा। ए क्या है? सक्रिय साझेदार हो गया। क्या हो गया? सक्रिय साझेदार। ठीक है, कि ए जो है उस दुकान पे खुद काम करेगा। तो देखिए, ए ने पैसे भी लगा रखा है और उस दुकान पे वो खुद भी काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ए कौन सा साझेदार होगा? सक्रिय साझेदार होगा। बी इस व्यापार के लिए कह रहा है कि भाई साहब, मैं केवल पैसे लगा सकता हूँ, बाकी व्यापार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ जाना है, कहाँ लाना है, इसके कोई भी जो क्रियाकलाप है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, केवल मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ? पैसे लगा सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में बी कौन सा
साझेदार बन गया दोस्तों निष्क्रिय साझेदार। तो उम्मीद है कि सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार में आपको फर्क समझ में आया होगा कि जो पूंजी के साथ साथ उनकी क्रियाकलापों में भी भागीदारी रहे, सक्रिय रूप से वहां रहे, ऐसे साझेदार को सक्रिय साझेदार कहा जाता है। और निष्क्रिय साझेदार वो साझेदार होते हैं जो केवल अपनी पूंजी को उस व्यापार में निवेश करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार बनते हैं दोस्तों, तो एक लाभ का जब अपन वितरण करते हैं, लाभ का क्या करते हैं वितरण, तो उस जो कंप्लीट लाभ होता है उस कंप्लीट लाभ में से पहले अपन सक्रिय साझेदार का मेहनताना निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मेहनताना निकालते हैं। मेहनताना निकालने के बाद जो बचता है वही इसका क्या होता है? शुद्ध लाभ होता है। और फिर पार्टनर में जो वितरित होता है लाभ वो शुद्ध लाभ होता है, ना कि कुल लाभ के बाद आप यहाँ पे वितरित करते हैं। देखो एक एग्जांपल से इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने एक व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, आपने व्यापार शुरू कर दिया। ए ने यहाँ पर मान लो जैसे 10,000 रुपये लगाए और बी ने यहाँ पर क्या लगा दिए? 20,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ए सक्रिय साझेदार मानते हैं कि ए सक्रिय साझेदार है और ए के लिए डिसाइड कर दिया कि अगर ए सक्रिय साझेदार है और ए व्यापार में काम कर रहा है तो जब लाभ होगा उस लाभ के अंत में उसको 1500 रुपये मेहनताना का मिलेगा। कितने? 1500 रुपये मेहनताना का। फिर आपसे कहा कि उस व्यापार में टोटल कुल लाभ है वो मान लो 4500 रुपये का हुआ। क्या हुआ? 4500 रुपये का हुआ। तो 4500 को सीधा ए और बी में नहीं बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए सक्रिय साझेदार था। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि पहले 4500 में से ए का मेहनताना घटाओगे कि ए ने जो काम किया है वो मेहनताना घटा दीजिए। तो 4500 में से मेहनताना घटाए तो कितना हुआ दोस्तों? 3000। ये 3000 है वो कौन सा लाभ होगा? शुद्ध लाभ होगा, ठीक है। अब शुद्ध लाभ में से डिवाइड होगा किसमें? ए और बी में। किसमें? ए और बी में। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको सक्रिय साझेदार की स्थिति मालूम होती है तो पहले कुल लाभ में से उस सक्रिय साझेदार का मेहनताना आपको घटाना होता है। उसके बाद जो बचे जितने भी साझेदार हैं उन साझेदार में लाभ का वितरण होता है। बात समझ आ गई? चलिए अब बात करते हैं कि अगर व्यापार में आपको लाभ हो, व्यापार में क्या हो? लाभ हो, तो उसका वितरण कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लाभ का जो वितरण है वो दो स्थितियों में किया जाता है। या अपन कहते हैं कि दो परिस्थितियों पर यह डिपेंड करता है। पहली, निवेश की गई पूंजी, निवेश की गई पूंजी, और दूसरी होती है समयावधि। दूसरी क्या होती है? समयावधि। देखिए लाभ का जो वितरण होता है दोस्तों ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो निवेश की गई पूंजी पर और एक समय अवधि पर, ठीक है ना। वो कैसे कि अगर लाभ का अनुपात आप निकालना चाहेंगे तो लाभ का जो अनुपात है वो डिपेंड होगा, लाभ का अनुपात किस पर डिपेंड होगा? पूंजी गुणा समय के अनुपात पे, ठीक है। पूंजी गुणा समय के अनुपात पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पूंजी लगी और किसकी पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगी रही। तो जब भी अपन क्वेश्चन में लाभ का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे? पूंजी गुणा समय के अनुपात से। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसका जो कुछ थ्योरी वाला पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी 3-4 कंडीशन और देख लेते हैं कि लाभ के वितरण की, उसके बाद अपन क्वेश्चन सीरीज पे चलेंगे। तो देखिए अब लाभ के वितरण की 3-4 कंडीशंस क्या क्या है, जिसमें पहले आप समझिए, अगर पहली स्थिति आपके पास इस प्रकार हो कि निवेश की गई पूंजी, निवेश की गई पूंजी समान हो, निवेश की गई पूंजी समान हो और समयावधि, समयावधि भी क्या हो दोस्तों? समान ही हो। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अपने पास एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है।
मैंने कहा कि ए ने 4,000 रुपये लगाए और बी ने कितने 5,000 रुपये लगाए, और मैंने कहा कि ए ने व्यापार में 12 महीने तक 4,000 रुपये लगा रखे हैं, और यहाँ पर ये भी 12 महीने तक 12 महीने तक भी क्या लगा रखे हैं 4,000 रुपये ही लगा रखे हैं, क्योंकि दोनों की पूंजी समान है ना। तो दोनों ने 4,000 रुपये लगाए, दोनों ने 12 माह के लिए मतलब की राशि को उस व्यापार में लगाए रखा। अब देखिए पूंजी गुणा समय आ गया है, पूंजी गुणा समय आ गया, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1:1, है ना। तो इसका मतलब इनका जो लाभ का अनुपात है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ चीज ध्यान रखना दोस्तों कि निवेश की गई पूंजी यदि समान है और समय अवधि भी समान है तो लाभ का अनुपात 1:1 होगा। 1:1 का मतलब बराबर होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो देखिए दूसरी कंडीशन की अपन बात करें, आपको कहे कि निवेश की गई पूंजी तो समान हो और समयावधि आपकी असमान दे रखी हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में लाभ का अनुपात किसके बराबर होगा, तो देखिए लाभ का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, जरा यहाँ एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लो कि अपने पास वही दो व्यक्ति हैं ए और बी, और ए ने 1,000 रुपये लगा दिए और बी ने भी 1,000 रुपये लगा दिए, तो दोनों ने समान पूंजी लगा दी। मैंने कहा कि ए ने तो 5 माह के लिए लगाया और बी ने 6 माह के लिए लगाया। अब इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे तो देखिए 1,000 से 1,000 कैंसिल हो गया और लाभ का अनुपात कितना आया 5:6। तो देखिए अगर पूंजी समान है तो यहाँ लाभ का अनुपात इनके समय अवधि के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही बात है अपन कि लाभ का अनुपात यहाँ लिखेंगे समयावधि का अनुपात, ठीक है ना। तो यदि पूंजी आपकी समान है और समयावधि अगर असमान है तो ऐसी स्थिति में लाभ का जो वितरण है वो समय अवधि के अनुपात के हिसाब से वितरित होगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस क्लियर हुई। अब तीसरे कंडीशन की बात करें दोस्तों, तीसरे कंडीशन में मैं कहूं कि निवेश की गई पूंजी असमान हो, निवेश की गई पूंजी क्या हो असमान हो, और समयावधि यदि समान होती है तो ऐसी स्थिति में लाभ का जो अनुपात है दोस्तों, लाभ का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ध्यान रखना निवेश की गई पूंजी का अनुपात। जो निवेश की गई पूंजी का जो अनुपात होगा दोस्तों वही किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात होगा। आप समझिए कि जैसे मान लो कि अपने पास एक व्यक्ति P है, दूसरा व्यक्ति Q है, यहाँ पर पूंजी असमान बता रहा है तो मैं ये बता दूं कि 2,000 रुपये तो P लगाता है, 3,000 रुपये Q लगाता है, ये भी 12 महीने के लिए और ये भी 12 महीने के लिए। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3,000 2,000 का अनुपात कितना आया 2:3 आ गया। तो ये किसका अनुपात है, निवेश की गई पूंजी का। तो ध्यान रखना निवेश की गई पूंजी यदि असमान होती है और समयावधि अगर समान होती है तो लाभ का जो अनुपात है वो निवेश की गई पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। फिर लास्ट कंडीशन में अपन कहें कि निवेश की गई पूंजी असमान दे रखी हो और समयावधि भी आपको क्या दे दे दोस्तों, समयावधि भी आपको असमान दे दे, तब लाभ का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, ध्यान रखना पूंजी गुणा समय का जो अनुपात है ना, उसके बराबर किसका अनुपात होगा दोस्तों, लाभ का अनुपात होगा। आप इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं
जैसे मान लीजिए कि P व्यक्ति है, Q व्यक्ति है। P ने मान लो 100 रुपये लगाए और Q ने 500 रुपये लगा दिए। इसने 3 महीने के लिए और इसने 6 महीने के लिए। तो देखिए इनके बीच अनुपात निकालेंगे, 2 0 से 2 0, 3:6 है ना, 30। 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 से कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1 अनुपात 10 किससे निकल के आया, पूंजी गुणा समय से, क्योंकि अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लाभ का अनुपात पूंजी गुणा समय के अनुपात से निकाला जाता है। तो ये 4 कंडीशन थी जब आपकी राशि समान दे रखी हो, असमान दे रखी हो, समय अवधि समान दे रखी हो या असमान दे रखी हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस की। तो इसके जो क्वेश्चंस है उसके माध्यम से सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से अपन समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि 3 साझेदारों संदीप, दिनेश व महेश ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये, 8,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 12,500 रुपये के लाभ में से दिनेश का भाग कितना होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 व्यक्ति बता रहा है, 3 साझेदार बता रहा है। पहला संदीप है, फिर दिनेश है, फिर महेश है। तो आपने संदीप के लिए एस रख दिया, दिनेश के लिए डी रख दिया और महेश के लिए एम रख दिया। तो व्यापार में क्रम से कितने कितने हजार रुपए लगाए दोस्तों, 5-5 हजार रुपए। तो संदीप ने 5,000 रुपए लगाया, ठीक है। इसने कितने हजार रुपए लगाए, 8,000 रुपए, और इसने 12,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। अब देखिए वर्ष के अंत में प्राप्त, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग में तीनों ने पैसे लगाए और वर्ष के अंत में हिसाब किया, तो तीनों की समय अवधि क्या है, समान है। और यहाँ पर जो निवेश की गई राशि क्या है, आपकी असमान है। तो यहाँ पर आप अगर लाभ का वितरण करेंगे तो लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, लाभ का पूंजी के अनुसार निकालेंगे। तो देखो 3 0 से 3 0 से 3 0, तो यहाँ लाभ का अनुपात मिला 5:8:12, ये लाभ का अनुपात होगा, ठीक है, क्योंकि समय अवधि तीनों की समान है। अब आपको यहाँ पर दिनेश का भाग चाहिए, तो दिनेश के लिए अनुपात कितना है दोस्तों, 8। देखो दिनेश के लिए अनुपात 8 है। अनुपातों का योग देखें तो 12, 8, 20, 5, 25 हो रहा है। और कुल राशि कितनी है, अंत में प्राप्त लाभ है 12,500। तो आप 25 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 500। और 8 गुना 5 का 500 कितना होगा दोस्तों, 4,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ दिनेश का भाग है वो कितना होगा, 4,000 रुपये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। बात समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों की राशि अलग अलग दे रखी है ना। नीना को मैं एन और मीना को एम से बताऊं तो ये 30,000 रुपये लगा रखी है और ये 45,000 रुपये लगा रखी है। देखिए दोनों का जो हिसाब है वो 2 वर्ष बाद होता है। इसका मतलब समय अवधि समान है, समय अवधि समान है और निवेश की गई राशि अलग अलग है, तो लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0, 15 का भाग 2 बार जाएगा और यहाँ 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो लाभ का अनुपात कितना हुआ दोस्तों, 2:3। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मीना का भाग, और मीना का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है। अनुपातों का योग कितना हो गया, 5। अब कुल राशि कितनी है, तो देखिए कुल राशि 1,50,000 बता रहा है, 1,50,000, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से यहाँ 3, तो ये कितना हो गया, 30,000। 30,000 को 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 90,000 रुपये। तो यहाँ पर जो लाभ, मीना का जो लाभ होगा वो कितना बनेगा, 90,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें से कोई दे रखा है क्या आपको, इसमें से बिल्कुल भी नहीं दे रखा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ मीना का जो भाग है दोस्तों वो कितना रहेगा, 90,000 रुपये रहेगा। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो साझेदार है, एक मिथिलेश है जिसको मैं एम से बता रहा हूँ और एक विद्या है जिसको मैं वी से बता देता हूँ, ठीक है ना। मिथिलेश ने 48,000 रुपये का निवेश किया। कितने हजार रुपये का किया दोस्तों? 48,000 रुपये। और साथ में जो विद्या थी, विद्या ने कितनी पूंजी लगाई? 56,000 रुपये, ठीक है, ये 56,000 रुपये लगा दी। अब इनके समय अवधि की बात करें तो देखिए कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया और 7 माह बाद, है ना, 7 महीने बाद विद्या भी पैसे लगा दी, ठीक है। अब इस साझेदार हो गई और वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में कुल लाभ, इसका मतलब जो मिथिलेश ने स्टार्टिंग में पैसे लगाया और उसने वर्ष के अंत में हिसाब किया तो कितने माह तक चला उसका राशि? 12 माह तक। तो आपने यहाँ देखो पूंजी गुणा समय बना दिया। फिर आप देखिए 7 माह बाद लगाती है कौन? विद्या। तो 12 महीने में से 7 महीने बाद लगाती है तो उसकी पूंजी व्यापार में कितने महीने तक रही? 5 महीने तक। तो उसकी पूंजी 5 महीने तक रह गई, ठीक है ना। अब इनका लाभ का अनुपात निकालते हैं तो देखिए दोस्तों 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 का भाग जाएगा 6 बार, 8 का भाग चला जाएगा 7 बार। अब यहाँ से देखो कैंसिल होने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि 7 गुना 5 है और 6 गुना 12 है। तो 6 गुना 12 कितना हो गया दोस्तों? 72 हो गया। और 7 गुना 5 कितना हो गया दोस्तों? 35 हो गया। तो लाभ का अनुपात कितना आया मिथिलेश और विद्या का? 72:35। अब यहाँ पे कुल लाभ बता रहा है कितना? 5,885 रुपये। तो किसका धन चाहिए? विद्या का। तो विद्या का अनुपात कितना है? 35। तो विद्या का अनुपात 35 हो गया। अनुपातों का योग करें क्योंकि कुल राशि 5885 दे रखी है ना। तो अनुपातों का योग करिए दोस्तों तो कितना बन जाएगा? 107 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 107। अब देखिए 107 को आप डिवाइड करिए इससे, तो 107 डिवाइड होता है क्या? देखो कितनी बार जाएगा? अगर 5 बार भाग जाता है तो देखो 535 बन गया, 535 बन गया। फिर कितना रहा? देखो 588 में से 535 निकालेंगे, 535 तो 3 ये हो गया, फिर 5 ये हो गया, है ना। तो 53 हो गया ना, 53 हो गया। तो 53 शेष बचा, 53 में से फिर आप 5 वापस उतारेंगे तो 53 535 बन जाएगा। तो फिर 5 बार चला जाएगा। तो ये डिवाइड कितनी बार होगा दोस्तों? 55 बार। अब 55 को 35 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 55 को 35 से गुणा करके लिखिए, कितना आंसर आएगा? देखो 35 को यदि अपन 5 से गुणा करते हैं तो 150 और 25 175 हो गया ना। तो 175 हासिल हो गई 17, फिर 175 से 17 जोड़ेंगे तो 85 95 और 93, है ना। तो 175 में यदि आप 17 जोड़ते हो तो यहाँ कितना बन जाएगा? 92 बन जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि जो विद्या को धन मिला है वो कितना होगा? 1925। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो 1925 विद्या को मिलने वाला लाभ होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कह रहा है? समझिए कि साझेदारी व्यापार में साझेदार अजय, संदीप व चमन वर्ष के अंत में 1000 रुपये के लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि अजय की पूंजी संदीप की पूंजी का अनुपात 2:3 तथा संदीप की पूंजी और चमन की पूंजी का अनुपात 2:5 हो तो कुल लाभ में से चमन का भाग क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है ये कि अजय की पूंजी और संदीप की पूंजी का अनुपात। तो अजय के लिए मैं ए ले लेता हूं दोस्तों, संदीप के लिए मैं एस ले लेता हूं। तो इनकी पूंजी का अनुपात कितना हो गया? दे रखा है 2:3 दे रखा है।
फिर क्या कह रहा है कि जो संदीप की पूंजी है, संदीप की पूंजी और किसकी, चमन की पूंजी, संदीप की पूंजी और चमन की पूंजी, चमन को मैं सी से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो इनके बीच राशि का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:5 है। तो सबसे पहले तो अपन अजय, संदीप और चमन तीनों का एक साथ अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात के रूल से, रेशियो जो रूल है, रेशियो रूल के अनुसार अपन क्या करते हैं, ए अनुपात एस अनुपात सी निकालते हैं। तो ए अनुपात एस कितना है दोस्तों, 2:3, और एस और सी कितना है, 2:5 है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ जो भी ब्लॉक खाली होता है उसको फिल करते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3, और इधर कितना लिखेंगे, 2। ये अनुपात में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से ये 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15, फिर ये 2 गुणा 3 6, और ये कितना हो गया, 4। तो देखिए इनके बीच का अनुपात ए अनुपात एस अनुपात सी का अनुपात आया है 4:6:15। ये पूंजी का अनुपात है दोस्तों, और पूंजी का अनुपात दे रखा है। लाभ अगर समय अवधि इसने बता नहीं रखी, इसका मतलब सारे के लिए समय सही है। अगर समय एक समान है तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाएगा, लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो अब लाभ का अनुपात कितना बन गया दोस्तों, लाभ का अनुपात 4, 6 और 15 हो गया है। अब चमन का भाग चाहिए, तो चमन के लिए अनुपात कितना है दोस्तों, 15। अब ये कह रहा है कि 1000 रुपए का लाभ होता है तीनों को, तो इसका मतलब कुल राशि 1000 रुपए है। अगर कुल राशि 1000 रुपए है तो यहाँ अनुपातों का योग आप लिखेंगे तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो अनुपातों का योग 25। तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 40 बार कटेगा। और 15 गुणा 6 कितना होता है, 40 कितना होता है, 15 4 60, तो कितने 600 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए दोस्तों, 600 रुपये। ठीक है, तो चमन को मिलने वाली जो रुपए होगा, जो भाग होगा, वो कितना होगा, 600 रुपये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि संदीप ने 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 6000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर, है ना, साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4000 रुपये लगाया किसने, संदीप ने। तो संदीप के लिए आप एस लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से सामंत की बात करें तो सामंत में एस ए लिख देता हूँ मैं, और लास्ट में क्या है, रचित के लिए मैंने आर लिख दिया। तो अब देखिए कि संदीप ने कितने 1000 रुपये लगाए दोस्तों, 4000 रुपये। तो ये 4000 रुपये संदीप ने लगाया। फिर 6 महीने बाद सामंत ने कितने लगाए, 6000 रुपये। तो ये मैंने 6000 रुपये लिख दिया। फिर रचित ने कितने लगाए दोस्तों, रचित ने लगाया 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये लिख दिया। अब इनके समय अवधि को कैलकुलेशन करें तो देखिए संदीप ने तो सारे समय के लिए इसने अपने व्यापार में लगा रखा था पैसे। तो कितने वर्ष बाद कैलकुलेशन लाभ मिल रहा है, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। तो संदीप का समय 24 माह हो गया। ठीक है, फिर क्या देखो 6 माह बाद सामंत ने 6000 रुपये लगाए। तो 24 में से 6 महीने तक उसने लगाई नहीं, तो कितने महीने तक लगाए उन्होंने, 18 महीने तक। तो 18 महीना सामंत का हो गया है। फिर उसके 3 माह बाद किसके, सामंत के। तो सामंत ने 6 महीने लेट किया, वो 3 महीने लेट और हो गया रचित। तो कितने महीने लेट हो गया, 9 महीने। तो 24 में से यदि 9 महीने घटाएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर कितने माह के लिए, रचित के लिए बताओगे, 15 माह के लिए। तो ये इसका अनुपात हो गया लाभ का। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 का भाग तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 3, इधर 2 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिएगा 2 गुना 24 कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 3 गुना 18 को कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर 25 गुना 15 कितना हो रहा है दोस्तों,
25 गुना 15, तो 15 गुना कितना हो गया 30, 375 हो गया, 375। तो इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना आएगा दोस्तों, लाभ का अनुपात पूछा गया है ना, तो लाभ का अनुपात कितना आएगा 48, 54 और 375। अब किसी कॉमन संख्या से तो आप डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 48, 54 और 375। तो दोस्तों यहाँ से कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कि अरुण, संदीप व अशोक मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं। संदीप कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा अरुण और अशोक समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपये हो तो संदीप व अशोक के लाभों में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, यह लाभ, यदि वार्षिक लाभ आपको बता रखा है इतना, तो वार्षिक लाभ तो 33,600 रुपये है, और इसने जो निवेश की है राशि, उसने थोड़ा अलग वे में बताया है कि अरुण, संदीप और अशोक मिलकर व्यापार प्रारंभ किया, और संदीप कुल पूंजी का कितना 1/6। अब आप यहां से समझिएगा दोस्तों कि कुल पूंजी का 1/6, तो 1/6 का मतलब ये हो गया कि टोटल पूंजी है ना, जो टोटल पूंजी निवेश हुई है वो तो है कितनी 6, और उस कुल पूंजी में से जो किसने, संदीप ने कितने रुपए लगाए हैं 1 रुपए। तो अगर 6 रुपए निवेश किए हैं तो 6 में से संदीप ने कितने लगाए 1। तो एक काम करिए, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाकर लिख लीजिए, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ अरुण की बात करें, साथ में संदीप की बात करें और साथ में अशोक की बात करें, अशोक, ठीक है, इनके बीच निवेश की गई राशि आप बनाना चाहे तो देखिए टोटल इसने एक बात कही कि संदीप कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर 6 भाग अगर कुल है तो कुल में से 1 संदीप का है। अगर मैंने इसको 60 बना दिया, 60 में मैंने थोड़ा सा इसकी कंडीशन को लेकर बनाया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया है। तो मैंने 60 जो मैंने अगर कुल पूंजी मानी है तो 60 में से 10 पूंजी किसने लगा दी है, संदीप ने लगा दी है। तो देखिए अगर 10 संदीप लगाता है तो 60 में से 10 घटाइए, कितना मिल गया 50। अब देखिए एक कंडीशन और की है कि अरुण और अशोक समान पूंजी निवेश करते हैं, तो शेष कितनी रह रखी है 50 रह रखी है। तो आप इसको आधा आधा कर देंगे तो अरुण 25 लगा देगा और अशोक भी कितने लगा देगा दोस्तों 25 लगा देगा। बात समझ में आई। अगर मैं 1/6 से करता तो 6 टोटल पूंजी होती तो 1 संदीप हो जाता, तो बाकी 5, तो 5 के लिए आप क्या करते 2.5 2.5, बात एक ही है ना। तो चीजों को थोड़ा अपडेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 60 बना दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर अरुण, संदीप और अशोक की जो निवेश की गई पूंजी है उनका अनुपात है 25, 10 और 25। अब थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इनकी निवेश की गई पूंजी का अनुपात कितना आया 5, 2 और 5 आ गया। अब वार्षिक लाभ इसने कितना बताया 33,600 और समय इनका इक्वल दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ का भी अनुपात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब संदीप व अशोक के लाभ का अंतर चाहिए, तो संदीप को कितना मिला 2 और अशोक को कितना मिला दोस्तों 5, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे कि सर अंतर तो 3 है, तो इनके अंतर का अनुपात 3। फिर टोटल राशि है 33,600, तो कुल 33,600 हुई है, तो अनुपातों का योग कितना आएगा 5, 5, 10 और 2 12 आ गया, तो ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड होगा ये कितनी बार 4 बार। अब 4 को आप डिवाइड करिए तो 4 डिवाइड होगा कितना 8, 4 32, फिर 4, 4 16, फिर 00। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितने रुपए आएंगे दोस्तों, अशोक और संदीप के लाभ का अंतर आएगा 8400 रुपये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा।
तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी के जितनी पूंजी निवेश करता है और व्यापार में शामिल हो जाता है, तो 1 वर्ष बाद वे तीनों लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। देखिए यहां पर दो व्यक्ति ए और बी है और साथ में इसके क्या है दोस्तों, सी है। ए और बी ने कितना निवेश किया दोस्तों, 3:5, तो यहां पर 3:5 हो गया, ठीक है ना, ये पूंजी का अनुपात है। साथ में कहा कि सी 6 माह बाद निवेश करता है, लेकिन कितनी करता है, बी के जितनी पूंजी निवेश करता है। तो अगर ए ने 3 रुपए और बी ने 5 रुपए निवेश किए तो सी ने भी कितने निवेश किए दोस्तों, 5 रुपए ही निवेश किए। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वर्ष के बाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब ए ने कितने माह तक राशि को रखा व्यापार में, 12 माह तक, और बी ने भी कितने माह तक रखा दोस्तों, 12 महीने तक ही रखा। लेकिन सी की बात करें तो सी 6 माह बाद व्यापार में शामिल होता है, तो 12 महीने से 6 माह बाद हुआ तो 6 माह तक ही पूंजी निवेश रही, तो सी की पूंजी कितने माह तक रही, 6 माह तक। तो ये इसका समय हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो 6 से 12 को 2 बार काटेंगे और यहाँ पर ये भी 2 बार कट जाएगा। अब देखिए कितना रह गया, 2 गुना 3 6, 5 गुना 2 10, और ये कितना रह गया 5। तो ए बी सी की लाभ का जो अनुपात है वो कितना निकल के आया दोस्तों, 6 10 और 5 आ गया। अब यहाँ से तीनों का लाभ का बंटवारा का अनुपात है, तो यहाँ से कौन सा अनुपात सही होगा दोस्तों, ये लाभ का अनुपात ही है, तो 6 10 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आप ध्यान देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान में दे दिया जाता है। यदि ए का लाभ का भाग 1196 रुपए हो तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं और 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। तो अगर ए और बी के अनुपात की बात करें तो ए और बी का अनुपात है 4:3, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कुल लाभ का 9% दान में दे दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कुल लाभ का कितना परसेंट, 9% दान में दे दिया। यदि एक का लाभ का भाग 1196 रुपए है, तो एक का लाभ अगर 1196 रुपए है तो आपको कुल लाभ बताना है। तो देखिए दोस्तों कुल लाभ होगा क्या, अगर कुल लाभ की स्थिति देखें तो देखिए कुल लाभ की स्थिति बनेगी कि आप जो शुद्ध लाभ बता रहे हो, शुद्ध लाभ कौन सा, जिसमें आप दान निकाल रहे हो, तो शुद्ध लाभ में यदि आप दान के पैसे को जोड़ देंगे, शुद्ध लाभ में दान के पैसे को जोड़ दोगे तो कुल लाभ आ जाएगा। अब शुद्ध लाभ चाहिए तो पहले एक बार इसको सेपरेट रखिए, केवल इससे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समान धन का जो अनुपात है वो ये है और इनका समय अवधि समान है, तो लाभ का अनुपात भी ये होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक का भाग 1196 है, तो ये एक का भाग 1196 है। 1196 किसका भाग है, एक का, तो एक का अनुपात कितना है दोस्तों, एक का अनुपात 4 होगा। भाई ऐसे ही तो लिखता है ना कि जो ऊपर राशि होती है वही अनुपात नीचे होता है, और निकालना है कुल, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, फिर 9 4 36, फिर 9 4 36 है ना, और 7 से गुना करेंगे तो 7 21 हो गया। 21 में से 2100 में से आप निकालेंगे तो 2000 कितना आएगा दोस्तों, 93 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेट करिए, 9 7 63, फिर 9 7 63 और 69, ठीक है ना, फिर 7 14 और 6 कितना हो गया 20। तो टोटल लाभ कितना हुआ
2093 रुपए। टोटल लाभ कितना हुआ? 2093 रुपए। लेकिन कुल लाभ का कितना परसेंट दान दे रखा है? 9%। तो ये कुल लाभ का 9% दान दिया है, तो बचा जो है वो 2020 है। तो 100% अगर टोटल लाभ है और 100% में से 9% को क्या कर दिया है दोस्तों, अगर दान दे दिया है, 9% को दान दे दिया है, तो बाकी कितना बचा? 91%। तो 91% ही तो किसको मिला? ए और बी को लाभ मिला। 91% ही तो किसको मिला? ए और बी को लाभ। और ए और बी को लाभ मिल कितना रहा है? 2093। तो आप कहेंगे कि सर 91% का मान कितना है? 2093। और आप यहाँ से 100% का मान चाहते हैं, तो 100% के लिए आप क्या करोगे कि 2093 बटा क्या हो जाएगा? 91, और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब देखिए यहाँ से अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा? अब देख लीजिए, अगर कंप्लीट बार जा रहा है क्या, तो यहाँ से अब 2 बार जाएगा, 182, और 182 से कितना शेष रह गया? 18, 27, 273 हो गया। तो ये 23 बार कट जाएगा दोस्तों। कितनी बार कटेगा? 23 बार। तो 100% का मान कितना आएगा? 23 गुना 100 बराबर 2300। कितने का? 2300। तो जो कुल लाभ होगा दोस्तों, जो कुल लाभ होगा वो अपने पास कितना निकल के आएगा? 2300 रुपए। तो ये अपना आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 2093 भी है, अब आप वहीं से ही कर आएंगे, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा 2300 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए व बी क्रम से 3000 रुपये व 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार करते हैं। 8 माह पश्चात 45 रुपये लगाकर सी भी व्यापार में साझेदार बन जाता है। यदि बी 6 माह पश्चात अपनी राशि वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में हुए 1040 रुपये के लाभ को वो किस प्रकार बांटेंगे? देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी क्रम से 3000 और 4000 रुपये लगाते हैं और एक व्यापार करते हैं, और 8 माह पश्चात 45 रुपये लगाकर कौन शामिल हो जाता है? सी व्यापार में क्या हो जाता है? साझेदार बन जाता है। यदि बी 6 माह पश्चात अपनी राशि वापस ले लेता हो। देखिए यहां पर अगर ए बी और सी की बात करें, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया है। तो ए ने लगाए 3000 रुपये, ए ने कितने 1000 रुपये लगाए? 3000 रुपये, ठीक है। बी ने कितने लगाए? 4000 रुपये, तो ये बी 4000 रुपये लगा दिया है। फिर सी ने कितने लगाए दोस्तों? सी ने 45 रुपये लगा दिए, सी ने 45 रुपये लगा दिए। अब आप यहां से देखिए, दो कंडीशन दी है, एक तो बी की दी है और एक सी की दी है। सी के लिए कहा कि 8 माह पश्चात व्यापार में शामिल होता है और वर्ष के अंत में लाभ आता है। तो 12 महीने में 8 महीने बाद वो उस व्यापार में शामिल होता है। तो सी की राशि कितने महीने तक रही? 4 माह तक, ठीक है। यदि बी 6 माह पश्चात अपनी राशि वापस ले लिया होता, तो 6 माह बाद अगर वापस ले लिया, इसका मतलब 12 महीने से 6 महीने तक की उसकी राशि रही, तो 6 गुना क्या हो गया दोस्तों? 4000 रुपये। और एक के लिए कंप्लीट बता रखा है, तो एक की समय अवधि कितने माह तक है? 12 महीने तक। तो दोनों तीनों की समय अवधि क्लियर हुई। अब देखिए यहां से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप यहां से देखिए और से डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 12 से ये डिवाइड हो गया, 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 गुना 4 कितना आ रहा है? 6 गुना 240 आ रहा है ना, 6 गुना 40, ठीक है। तो 6 गुना 40 आप करोगे, आप वैसे 6 से डिवाइड करके देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर सही रहेगा। तो 2 हो गया, 6 से आप ये डिवाइड कर ही चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, है ना। 2 गुना 3 से डिवाइड कर दिया ना। अब देखिए कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 60, ये आपका कितना आ रहा है? 40, और ये आपका आ रहा है 15 गुना 2 30।
अब देखो 0 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिएगा 0 0 0, तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा दोस्तों किसका, लाभ का अनुपात, वो कितना होगा 6 4 और 3। अब ये किस प्रकार बांटेंगे, मतलब प्रत्येक का हिस्सा चाहिए, तो प्रत्येक का हिस्सा में सबसे पहले एक का हिस्सा मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ कि एक का हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा। तो एक के हिस्से के लिए देखिए एक का अनुपात कितना है 6, अनुपातों का योग कितना दे रखा है 10 3 13, और कुल लाभ कितना बता रखा है दोस्तों 1040। तो 1040 का मतलब देखो कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा ना, 80 हो जाएगा, और 80 गुना 6 8 6 48, तो एक का हिस्सा क्या हुआ 480 रुपये। तो देखिए पहला ही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये 480 रुपये सही हो गया। चलिए अब बी के हिस्से की बात करें, तो बी के लिए आप क्या करो, बी का अनुपात ऊपर रखोगे 4, अनुपातों का योग 13, कुल राशि कितनी आएगी, ये इतनी हो जाएगी, ये कितनी बार कट जाएगा 80 बार, और ये कितना हो जाएगा 320। तो बी का हिस्सा कितने रुपए बना 320 बना, तो ये देखो ये भी सही है। अब सी की राशि की बात करें तो शेष क्या रह गया, सी का हिस्सा, सी का अनुपात 3 और बटा 13 गुना 1040, 80 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240 रुपये, है ना। तो ये आपका यहाँ से 240 रुपये बन गया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहा यहाँ पे, पहला ऑप्शन। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी व सी द्वारा 7:6:5 के अनुपात में राशि लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया गया। यदि उनके द्वारा लगाई गई राशियों के लिए समयों का अनुपात 4:7:9 है, तो व्यापार में प्राप्त लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी है, ए बी और सी, इसने साफ साफ कहा कि उनकी जो पूंजी है उस पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है, तो उसने कहा 7:6:5, 7:6:5। फिर कहा कि इनके अगर समय के अनुपात की बात करें तो समय का अनुपात क्या है दोस्तों, समयों का अनुपात है आपका 4:7:9 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इनके लाभ का अनुपात बताइए, और लाभ के अनुपात के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या कह रखा है कि लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, पूंजी गुणा समय का अनुपात, पूंजी गुणा समय का जो अनुपात आता है वो किसका अनुपात होता है दोस्तों, लाभ का अनुपात होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पूंजी का समय का अनुपात दे रखा है, तो पूंजी 7 है, इसका समय 8 है, तो लाभ का अनुपात कितना मिलेगा 7 गुना 4 कितना हो गया 28 हो गया। इसकी देखो पूंजी 6 है, समय 7 है, तो कितना हो गया दोस्तों 6 गुना 7 42, और यहाँ 9 गुना 5 कितना हो गया 45 हो गया। अब ये किसी कॉमन संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसका लाभ का अनुपात 28 42 और 45 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, दूसरा आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज के जो वीडियो क्लास में मैंने आपको लाभ इसके साझेदारी के थ्योरी और इससे संबंधित कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इसके आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड